नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बदनसीब माँ। आज सुबह सुबह ही मधु सारे घर को सिर पर उठाते हुए बोलने लगी, देखो ना, तुम्हारी माँ आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए जा रही है। कह रही है कि वह अभी तक घर क्यों नहीं आए, उनके दवाइयों का समय हो गया है। तभी राकेश बोलता है, मधु तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हें तो पता है ना माँ की बीमारी के बारे में, वह सब कुछ भूल चुकी है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो मधु बोली, तुमने इस मुसीबत को मेरे गले क्यों बांध दिया? मैं अपने बच्चों को संभालूं या इन्हें? दरअसल 7 महीने पहले तक माँ गांव में ही रहा करती थी। माँ और बाबूजी साथ में मिलकर खेती करते थे। मधु को उनके साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह राकेश के साथ शहर के घर में रहती थी। पर एक दिन जब खेती करते समय बाबूजी को सांप ने काट लिया तो उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई और अम्मा इस सदमे को सहन नहीं कर पाई, जिससे उनके दिमाग की हालत खराब हो गई और वह भूलने की बीमारी के चपेट में आ गई। इसके कारण राकेश उन्हें अपने साथ शहर ले आया। अपनी बीमार सास को शहर में देखकर मधु बिल्कुल खुश नहीं थी और वह नहीं रहना चाहती थी बीमार माँ के साथ। लेकिन राकेश ने उसे समझाया कि समाज उन्हें क्या कहेगा अगर वह अपनी बूढ़ी बीमार माँ को अकेले गांव में छोड़ देंगे। तो मधु भी माँ को साथ रखने के लिए मान गई, लेकिन अभी भी उसका मन बिल्कुल नहीं था। माँ अपने बेटे बहू के पास तो आ गई थी, पर बहू के कसैले स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी माँ अकेली थी। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू मधु की तो आंखों में माँ सारा दिन खटकती रहती थी। मधु उसे ज़्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी माँ भूल जाती कि उसके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसा लगता जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, 1 गिलास पिला दे। बाबूजी माँ की दुनिया से तो चले गए, लेकिन माँ के दिमाग और दिल में बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई माँ एकदम से ठिठक कर बैठ गई जब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, माँ, ओ माँ, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे। माँ अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई और मधु ने उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। माँ घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में राकेश तैयार होकर दुकान पर जा ही रहा था कि माँ को झाड़ू देते हुए देखकर बोला, मधु, तुम्हें पता है ना माँ की हालत का, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कब समझोगे तुम? अरे क्या हुआ? माँ तो अच्छी भली है, सब काम कर सकती है, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी है, थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएगी। तुम दुकान जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। राकेश के दिल में माँ के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से माँ रोज़ की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो मधु भी माँ से घर का कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने को दिल करता, लेकिन मधु अपने बेटे को उनके नज़दीक भी नहीं लगने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो माँ को घूरते हुए मधु अपने बेटे को उठाकर अंदर ले जाती। वह दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती और उसी में खुश हो जाती थी। एक दिन माँ का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि माँ को राकेश ने समझा दिया था, माँ, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, यदि कहीं जाना भी हो तो मधु से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन माँ मधु के व्यवहार से वैसे भी दुखी थी, तो मधु से यह कहकर कि थोड़ी देर बाहर चौखट पर बैठी हूँ, माँ दरवाजे के बाहर निकल गई। बाहर जाकर माँ भूल गई कि उसका घर कहाँ है। शाम को जब राकेश घर पर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे थे, माँ जी, आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी माँ ही थी। राकेश माँ को लेकर घर आ गया और डांटने लगा, जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई? मधु, तुम तो देख सकती थी कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर माँ को बाहर? उधर मधु चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली,
खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और मेरे सर पर मुसीबत लाकर मार दी। सुनते कहाँ हो? मेरी चिल्लाना है तो अपनी माँ पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान माँ स्तब्ध रह गई। अपने बेटे बहू के घर आकर माँ की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो माँ की भूलने की आदत के कारण मधु उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि माँ को याद ही नहीं रहता था कि उसने खाना खाया या नहीं, और मधु इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। मधु ने अपने घर पर एक कीटी पार्टी रखी थी। सारी सखियां घर पर एकत्रित हुईं तो उन्होंने सारा घर सिर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय पकौड़े की। मधु ने माँ को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी बीमार माँ उसके लिए फ्री की नौकरानी बन चुकी थी। जैसे तैसे माँ ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज़ पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया, छी थू थू थू, ये क्या खाना बनाया है? मधु की सहेलियों ने कहा, तेरी सास ने इसके लिए हमें घर पर बुलाया था। दरअसल माँ की दिमागी हालत खराब होने के कारण माँ ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकोड़ों में नमक डालना ही भूल गई। बस फिर क्या था, मधु सारी सहेलियों के सामने ही माँ पर बरसना शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बीतने पर सारी सहेलियाँ चली गईं। उधर देखा तो माँ अपने पोते के साथ खेल रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दी। बोलते हुए मधु अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो माँ ने गैस भी जलती हुई छोड़ दी। तेल धू धू करके जल रहा था और साथ में मधु का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए मधु अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब राकेश अपनी दुकान पर चला गया तो मधु माँ के पास आई और बोली, माँ चलो आज आपको मंदिर दिखाने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, और होती भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों के बाद माँ किसी मंदिर में जा रही थी। झुक झुक जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करें। बहू के साथ घर से निकलते हुए माँ उसे आशीर्वाद देती जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे एक मंदिर में पहुंचकर मधु ने वहीं माँ को एक कोने में बिठा दिया। माँ यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। ये बोलकर मधु प्रसाद लेने चली गई। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, मधु लौटकर ना आई। बेचारी माँ भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी है, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? और बेचारी माँ अपना नाम भी बताने में सक्षम नहीं थी। पुजारी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए। रिपोर्टर माँ से सवाल पूछते रहे, लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाई। उन्होंने माँ की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और माँ से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को राकेश जब दुकान से वापस घर आया तो हैरान होते हुए बोला, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है? अकेले तो कहीं जाने से रही। मधु बोली, मुझे क्या पता कहाँ गई है तुम्हारी माँ, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। मधु नजरें चुराते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आता मेरी बीमार बूढ़ी माँ पर? पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? राकेश माँ की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वृद्धाश्रम संगठन के सदस्य माँ के लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती माँ खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर माँ का वीडियो देखकर किसी ने आकर माँ के घर का पता दे दिया। माँ को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और वृद्धाश्रम संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुँचे। देखा तो घर में एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, माँ माँ
चिल्लाता हुआ वह उनकी ओर दौड़ा। माँ ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन माँ को देखकर मधु के होश उड़ गए। थोड़ी ही देर में राकेश हैरान परेशान सा होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर माँ को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और मधु से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला राकेश को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में मधु ने भी स्वीकार किया कि माँ से छुटकारा पाने के लिए वही उसे मंदिर में छोड़कर आई थी। राकेश को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही मधु को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने माँ बाबूजी से अलग रहा। अब जब माँ बीमार हो गई, उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है, तब भी तुम्हें उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। इनका ख्याल रखने की बजाय तुमने उनकी हालत और भी ख़राब कर दी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ की क्या हालत होगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता। न जाने उनके मन पर क्या बीती होगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपका गुनहगार मैं ही हूँ। अगर पहले दिन से ही मैं मधु की एक भी बात नहीं मानता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वह अपनी मनमानी नहीं करती। जब सारे लोग वहाँ से जाने लगे तो जाते जाते एक महिला ने मधु से कहा, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई है। वह यह कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। ये सब सुनकर मधु तो जैसे ज़मीन में गड़ गई। मधु ने नज़रें उठाकर माँ की तरफ देखा तो माँ अपनी गोद में बच्चे को बिठाए उसे कब से दूध पिला रही थी। आज मधु को अपने की पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से माँ के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देख उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। मधु ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, माता पिता ईश्वर द्वारा हमें दिए गए बेशकीमती उपहारों में से एक होते हैं, जिनका हम पर इतना बड़ा कर्ज है कि हम चाह कर भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।